भक्षण करने वाले शून्यता जानवर की आत्मा की उत्पत्ति बहुत बड़ी थी। वान टेंग उसके सामने असाधारण रूप से छोटा लग रहा था। सही मायने में ताकत और आकार में भारी अंतर के कारण उसे असफल होना चाहिए था। हालांकि वो सफल रहा। मुख्य कारण ये था कि यह भक्षक शून्यता जानवर अभी भी एक बच्चा था। ये बहुत भोला था। यही कारण था कि उसने अपने शिकार के साथ खेलने का प्रयास किया। जब एक वयस्क आत्मा ने एक शिशु आत्मा को चुराने का प्रयास किया तो थोड़ा फायदा हुआ। दूसरा कारण ये था कि वान टेंग एक बग था। जब उसकी आत्मा खत्म हो गई तो उसने अपनी खाली विशेषताओं का उपयोग करके जबरदस्ती अपनी आत्मा की उत्पत्ति को फिर से भर लिया और मैराथन जीत ली। एक अनुचित सादृश्य बनाने के लिए वान टेंग एक कठोर सुई की तरह था जिसे मोड़ा नहीं जा सकता था। उसने धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से भक्षण करने वाले शून्यता जानवर की आत्मा की उत्पत्ति में प्रवेश किया। यहां तक कि एक छोटे से छेद ने भी उसे अपने चोर कौशल में सफलता दिला दी। अब वान टेंग की सारी खाली विशेषताएं चली गईं। एक भी बिंदु नहीं बचा। एट नोबल बन एट। ईमानदारी से कहूं तो वह लगभग मर ही गया था। अगर उसके अंक थोड़े कम होते तो वह सफल नहीं हो पाता। वान टेंग को जब पूरी चोरी की प्रक्रिया याद आई तो उसके मन में अभी भी डर बना हुआ था। किसी भी तरह अंत में वह सफल हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह पहली बार था जब वान टेंग ने इस हुनर का इस्तेमाल किया था। यह उसका आखिरी उपाय था। उसे नहीं लगता था कि वह सफल हो पाएगा। अब वह भक्षक शून्यता जानवर के साथ एक आत्मा साझा कर रहा था, लेकिन उनके शरीर अलग अलग थे। भक्षक शून्यता जानवर की आत्मा की उत्पत्ति अब उसकी आत्मा की उत्पत्ति का एक हिस्सा थी। वान टेंग भक्षण शून्यता जानवर की आत्मा की उत्पत्ति के सामने पैर मुड़कर बैठ गया। यह तुरंत सिकुड़ने लगा और कुछ समय बाद दूसरे वान टेंग में बदल गया। इस नए वान टेंग ने बैंगनी काले रंग का गाउन पहना हुआ था। उसके बाल भी बैंगनी काले रंग के थे। यह असली वान टेंग से बिल्कुल अलग था। बैठो, वान टेंग ने कहा। भक्षक शून्यता जानवर मुस्कुराया और उसके सामने बैठ गया। दो वान टेंग एक दूसरे के सामने बैठे थे। यह एक अजीब दृश्य था। सौभाग्य से वान टेंग ने पहले भी क्लोनिंग कौशल का प्रयोग किया था, इसलिए वह इस भावना से परिचित था। फिर वान टेंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने लाभ गिनने लगे। चोर कौशल का जोखिम बहुत बड़ा था। अगर कोई दुर्घटना होती तो वह हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता, लेकिन लाभ भी बहुत ज्यादा थे। यह एक सुखद आश्चर्य था। वान टेंग का दिमाग चकरा गया था। वह इतने कम समय में भक्षण करने वाले शून्यता जानवर की विरासत को आत्मसात नहीं कर सका। ये सही था। ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय राक्षस के रूप में भक्षण करने वाले निहिलिटी जानवर की एक विरासत थी। इन शक्तिशाली ब्रह्मांड के दिग्गजों के पास अपनी विरासत को आगे बढ़ाने का एक अकल्पनीय रूप से अजीब तरीका था। वे केवल कुछ ही थे, इसलिए जब वे अपने जीवन के अंत में थे तो उन्होंने अपने जीवन की उत्पत्ति को एक अंडे में एकत्र कर लिया। उनका मुख्य शरीर गायब हो गया। अंडे को किसी ऐसे ग्रह पर छोड़ा जाएगा जहां जीवन शक्ति बहुत ज्यादा होगी। वहां इसे लाखों या अरबों सालों तक सेते रहना होगा। जाति की विरासत आध्यात्मिक चिन्हों के माध्यम से आगे बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा भक्षक शून्यता जानवर अन्य जीवित प्राणियों का उपभोग कर सकता था, इसलिए वह आसानी से अन्य जातियों की गुप्त विरासत प्राप्त कर सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह तरीका उनके द्वारा विशेषता बुलबुले चुनने के तरीके के समान था, लेकिन यह उतना प्रत्यक्ष नहीं था। ज्ञान को आत्मसात करने के बाद उन्हें इसे धीरे धीरे स्वयं ही पचाना पड़ा। ये यादें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहीं। यह अरबों खरबों वर्षों का ज्ञान संचय था। इस ज्ञान और विरासत की विशालता अकल्पनीय थी। अब ये वान टेंग के हाथों में था। भक्षण करने वाले शून्यता जानवर की विरासत के सामने नांगोग्यू और फ्लेमिंग रिवर यूनिवर्स लॉर्ड की विरासत कुछ भी नहीं थी। कोई तुलना नहीं थी। ज्ञान की इस विशाल मात्रा ने वान टेंग के दिमाग को लगभग नष्ट कर दिया। सौभाग्य से भक्षण करने वाले निहिलिटी जानवर को चुराने के बाद उसकी आत्मा की उत्पत्ति पहले की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली हो गई। दरअसल भक्षण करने वाला निहिलिटी जानवर ब्रह्मांड के चरण के शिखर पर था, लेकिन इसकी आत्मा की उत्पत्ति और जीवन की उत्पत्ति उसी चरण में किसी भी सामान्य मार्शल योद्धाओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी। समय उड़ गया। 3 दिन बाद वह अंततः भक्षण करने वाले निहिलिटी जानवर की सभी विरासत यादों को सील करने में कामयाब हो गया। हाँ, सीलबंद, अवशोषित नहीं। यादें बहुत ही अव्यवस्थित और अव्यवस्थित थीं।
उनमें ब्रह्मांड में हजारों जातियों का परिचय शामिल था, जिनमें मनुष्य, ओर्क्स, परेयां, मेचा जाति, धातु जाति, पौधे जाति शामिल थी। ब्रह्मांड के अन्य विशालकाय प्राणियों के बारे में भी जानकारी थी। वे सभी रहस्यमय और शक्तिशाली थे। साधारण मार्शल योद्धा शायद ही कभी उनसे मिल पाते। उदाहरण के लिए ग्रेट कियान साम्राज्य का कुनवू जानवर और धधकते विशालकाय ड्रैगन, जिनसे पाका परिवार पहले मिल चुका था। इन सभी पौराणिक जानवरों की जानकारी भक्षण करने वाले निहिलिटी जानवर की स्मृति में थी। इसके अलावा कुछ अन्य छोटे छोटे गुप्त कौशल भी थे। वांग टेन को इन सभी को आत्मसात करने में कई साल लग जाते, लेकिन उसके पास तुरंत ऐसा करने की सुविधा नहीं थी। इसके अलावा इस ज्ञान का अधिकांश हिस्सा बेकार था। उसे इसे सीखने की जरूरत नहीं थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। यहां तक कि भक्षण करने वाला शून्यता जानवर भी सारा ज्ञान नहीं पचा पाएगा। ये सब बेकार और गंदी जानकारी सीखना समय और प्रयास की बर्बादी होगी। इन यादों का उपयोग वह स्वयं को समृद्ध करने के लिए कर सकते थे। वैसे भी अब ये यादें उसकी थीं। वे गायब नहीं होंगी। भविष्य में उन्हें धीरे धीरे पचाने के लिए उसके पास पर्याप्त समय था। अगर उसे किसी चीज की जरूरत होती तो वह इस मेमोरी रिजर्व में अपनी जरूरत की जानकारी खोज सकता था। बाहर जाने का समय हो गया है, वांग टेन ने खुद से कहा। अगले ही क्षण उसकी आत्मा का उद्गम इस अंधेरे भस्म स्थान से बाहर निकल आया और उसके शरीर में वापस आ गया। अंतरिक्ष खंड में वांग टेन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनमें एक गहरी और अंधेरी चमक चमक उठी। वांग टेन, तुम जाग गए हो? राउंड बॉल ने आश्चर्य से कहा। हाँ, वांग टेन ने सिर हिलाया। फिर उसने राउंड बॉल की तरफ देखा। राउंड बॉल हवा में ही जम गई। ऐसा लग रहा था कि उसे मानसिक उत्तेजना हो गई है और वह डर के मारे पीछे हटने लगी। वह आश्चर्य से चिल्लाया मानो उसने कुछ भयावह देख लिया हो। मेरे साथ क्या गलत है? वांग टेन उलझन में था। तुम वांग टेन नहीं हो। तुम कौन हो? राउंड बॉल हैरान रह गया। वह वांग टेन से दूर हट गया। एंटमैन रानी सख्ती से दूर चली गई और वांग टेन को गौर से देखने लगी। हा। वांग टेन को आखिरकार एहसास हुआ कि क्या हुआ था। वह जोर से हंस पड़ा। मैं वांग टेन हूं। नहीं, असंभव है। वांग टेन मुझ पर ऐसा आध्यात्मिक दबाव नहीं डालेगा। राउंड बॉल ने अपने दांत पीस लिए और अपना सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर दुख था। वांग टेन ने उत्तर दिया, मैंने भक्षण करने वाले शून्यता जानवर को खा लिया। भस्म हो गया। राउंड बॉल वहीं पर जम गया जैसे उसने कुछ अविश्वसनीय सुन लिया हो। वह अचंभित था। एंटमैन रानी भी सदमे में थी। उसकी आंखों में आश्चर्य था। यह पागलपन था। एक इंसान ने एक भक्षक शून्यता जानवर को खा लिया। उसे अपनी आंतें कहां से मिली? वे लंबे समय तक अपने होश में नहीं आए। कुछ देर बाद राउंड बॉल ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज संदेह से भरी थी। तुम कैसे साबित करोगे कि तुम वांग टेन हो? वांग टेन दंग रह गया। यह एक गंभीर प्रश्न था। वह अपनी पहचान कैसे साबित कर सकता था? वांग टेन को उम्मीद नहीं थी कि उसे ऐसी अजीब समस्या का सामना करना पड़ेगा। ये तो बुरा हुआ। यदि आप इसे साबित नहीं कर सकते तो हम पुष्टि नहीं कर सकते कि वांग टेन ने भक्षण करने वाले शून्य जानवर को निगल लिया या इसके विपरीत। राउंड बॉल शांत रहा। भक्षण करने वाला निहिलिटी जानवर इतना शक्तिशाली है, मुझे डर है। एंटमैन रानी ने आगे नहीं कहा। उसे वांग टेन पर इतना भरोसा नहीं था। भक्षक शून्यता जानवर और वांग टेन के बीच का अंतर इतना बड़ा था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह सफलतापूर्वक भक्षक शून्यता जानवर की आत्मा का उपभोग कैसे कर सकता है। ये बहुत अवास्तविक था। ठीक है। मुझे सोचना है कि इसे कैसे साबित किया जाए। वांग टेन ने अपनी थोड़ी रगड़ी और इस बारे में सोचा। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। इतना ही। उन्होंने भक्षक शून्यता जानवर की आत्मा की उत्पत्ति को तोड़ दिया और उन्हें दिखाया। विशाल भक्षक शून्यता जानवर का शरीर कई बार सिकुड़ गया, लेकिन उसका शरीर अभी भी बैंगनी काले प्रकाश से ढका हुआ था, जिससे उसका वास्तविक रूप देखना मुश्किल हो गया था। जब राउंड बॉल और एंटमैन रानी ने भक्षण करने वाले निहिलिटी जानवर के शरीर को देखा तो उन्होंने तुरंत उसकी पहचान की पुष्टि की। रक्त वंश से उत्पन्न हुई जबरदस्त उपस्थिति को कभी भी झूठलाया नहीं जा सकता। राउंड बॉल और एंटमैन रानी को विश्वास नहीं हुआ कि वांग टेन वही है जो वह था, क्योंकि जब उन्होंने उसकी आंखों में देखा तो उन्हें उसकी आत्मा से आने वाला भारी दबाव महसूस हुआ। ध्यान से देखो मैं तुम्हें ये कैसे साबित करूंगा, वांग टेन ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा।
राउंड बॉल और एंटमैन रानी को संदेह था। उसकी शक्ल देखकर ये बताना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। चलो कुत्ते की तरह भौंको, वान टेंग ने अचानक कहा। गोल गेंद। एंटमैन रानी। वे अचंभित थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वान टेंग का महान विचार था। क्या वह सचमुच था? वूफ वूफ। भक्षण करने वाले शून्यता जानवर की आत्मा की उत्पत्ति ने भौंकना शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दोनों को उम्मीद नहीं थी कि वह सचमुच भौंकेगा। दोनों को लगभग यकीन हो गया था कि भक्षक शून्यता जानवर की आत्मा वान टेंग ने ले ली है। केवल वही ऐसा निर्दयी काम कर सकता है। भक्षण करने वाला निहिलिटी जानवर एक कुलीन वंश से था और ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। ये जानने की भी जहमत नहीं उठाता कि दूसरी नस्लें कैसे संवाद करती हैं। कुत्ते के भौंकने की तो बात ही छोड़िए। यह एक ऐसा गौरव था जो उसके रक्त वंश से उपजा था। यह ऐसी बात थी जिसे हर कोई जानता था। लगभग हर यूनिवर्स में बेहेमोथ घमंडी और महान थे। वे कुछ अपमानजनक करने के बजाय मरना पसंद करेंगे। एक बार कोई यूनिवर्स बेहेमोथ को गुलाम बनाना चाहता था, लेकिन उसने खुद को नष्ट कर लिया। वह किसी की सेवा करने के बजाय मरना पसंद करता था। और उस ब्रह्मांड बेहेमोथ की रक्तरेखा भी भक्षण करने वाले निहिलिटी जानवर की तरह महान नहीं थी। इसके अलावा भक्षण करने वाले शून्यता जानवर के लिए ये दिखावा करना कोई अच्छा काम नहीं होगा कि उसकी आत्मा वान टेंग द्वारा प्राप्त कर ली गई है। ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। केवल एक ही संभावना थी, वान टेंग ने इसकी आत्मा प्राप्त कर ली थी। राउंड बॉल और एंटमैन रानी ने गहरे सदमे में वान टेंग को देखा। खांसी, ये पर्याप्त होना चाहिए। वान टेंग ने अपना गला साफ किया। अब वह भक्षक शून्यता का जानवर था। उसने खुद को भौंकने पर मजबूर कर दिया। क्या वह पर्याप्त दृढ़ नहीं था? ठीक है। राउंड बॉल के चेहरे पर अजीब भाव था। वह अविश्वास में वान टेंग के इर्द गिर्द घूम रहा था। तो तुम इसकी आत्मा लेना चाहते थे? यही एकमात्र तरीका है। मुझे यही करना था, वान टेंग ने शांति से कहा, जैसे उसने कोई साधारण काम किया हो। एट नोबल बनेट एट। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। अगर मुझे पता होता कि तुम थिव का इस्तेमाल करने जा रहे हो तो मैं तुम्हें रोक देता। राउंड बॉल ने अपना सिर हिलाया। मैं ये काम अकेले ही कर सकता था। तुम्हें बताना मेरे लिए बेकार था। तुम सच में पागल हो। राउंड बॉल ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वह कोई भूत हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सफल हुए। एंटमैन रानी ने वान टेंग और भक्षण करने वाले शून्य जानवर की आत्मा की उत्पत्ति को ध्यान से देखा। राउंड बॉल ने भी उत्सुकता से भक्षण करने वाले निहिलिटी जानवर को घेर लिया। वह देखना चाहता था कि वह वास्तव में कैसा दिखता है। ये भक्षण करने वाला शून्यता जानवर था। किसी ने भी इसका असली रूप नहीं देखा था और अब यह उनके सामने था। ये जादुई लग रहा था। राउंड बॉल ने कहा, आपके चोर द्वारा भक्षण करने वाले शून्यता जानवर पर सफलता प्राप्त करने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त होने चाहिए थे। बेशक, वान टेंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तुम बहुत भाग्यशाली हो। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम सफल कैसे हुए। राउंड बॉल ने अपना सिर हिलाया और फिर बहुत उत्साह से कहा, भक्षण करने वाले निहिलिटी बीस्ट के शरीर और रक्तरेखा के साथ तुम निश्चित रूप से ब्रह्मांड चरण में आगे बढ़ सकते हो। इस प्रक्रिया में तुम्हें कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए। ये सच है। कुछ ज्ञात ब्रह्मांड बेहेमोथ केवल बढ़ने और परिपक्व होने से ब्रह्मांड चरण तक पहुंच सकते हैं। ये भक्षण करने वाला निहिलिटी जानवर उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली और रहस्यमय है। ब्रह्मांड चरण तक आगे बढ़ना बिल्कुल भी समस्या नहीं है। एंटमैन रानी सहमत हुई। ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल कुछ ही लोगों को भक्षण करने वाले निहिलिटी जानवर के बारे में जानकारी थी। वे केवल अटकलें ही लगा सकते थे। फिर भी ये पूरी तरह से निश्चित था कि भक्षण करने वाला शून्यता जानवर ब्रह्मांड स्तर तक पहुंच सकता है। वान टेंग ने सिर हिलाया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। भक्षक शून्यता जानवर का रक्त वंश बहुत शक्तिशाली था, जिससे वह बहुत संतुष्ट था। भक्षण करने वाला निहिलिटी जानवर भक्षण करके बड़ा हुआ। जब तक उसे पर्याप्त संसाधन मिलते रहे, वह ब्रह्मांड स्तर या उससे भी अधिक तक पहुंच सकता था। ये निश्चित रूप से उसके लिए एक बड़ी सहायता होगी। वान टेंग स्वाभाविक रूप से प्रसन्न थे। जहां तक खुद का सवाल है तो वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। जब तक वह गुण एकत्रित कर सकता था, उसे ब्रह्मांड स्तर तक न पहुंच पाने का डर नहीं था। वास्तव में ब्रह्मांड चरण तो बस शुरुआत थी। राउंड बॉल और बाकी लोगों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था।
वे अभी भी उसके निम्न वंश के बारे में चिंतित थे और यह भी कि क्या उसकी प्रतिभा उसके लिए महान चीजें हासिल करने के लिए पर्याप्त थी। ठीक है, हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। वांग टेंग ने भक्षण करने वाले शून्य जानवर की आत्मा की उत्पत्ति को अपने पास रख लिया। ये सही है, हमने यहाँ बहुत समय बर्बाद किया है। हमें अभी भी नंबर 29 डिफेंस प्लेनेट पर वापस जाना है। राउंड बॉल को अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, उस ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा को भी भक्षण करने वाले निहिलिटी बीस्ट ने खा लिया था। क्या वह मर गया है? अभी नहीं, लेकिन अब वह मेरे हाथों में है। मैं उससे निपट लूंगा। वांग टेंग की आंखों में ठंडक थी और वह व्यंग्य कर रहा था। हे, उस कमीने ने निश्चित रूप से आपसे भक्षण करने वाले शून्यता जानवर को वश में करने की उम्मीद नहीं की थी। राउंड बॉल ने ठहाका लगाया। वांग टेंग ने कुछ नहीं कहा और फूलों की परियों को सांत्वना दी। फिर वह अंतरिक्ष खंड से गायब हो गया। अगले ही पल वह बाहरी दुनिया में प्रकट हो गया। ये ग्रह का केंद्र था, लेकिन इसे सुखा दिया गया था। वहां केवल प्रकाश की एक विशाल गहरे बैंगनी रंग की गेंद जमी हुई थी। ये भक्षक शून्यता जानवर था। रखें, वांग टेंग ने धीमी आवाज में कहा। प्रकाश की बैंगनी काली गेंद गायब हो गई और उसे डेवोस्पेस में ले जाया गया। क्षयग्रस्त और भूरे रंग के ग्रह में एक गहरे काले रंग का अंतरिक्ष यान अचानक प्रकट हुआ। ये प्रकाश की गति से वायुमंडलीय परत से चुपचाप बाहर निकल गया। राउंड बॉल डेविल स्लेयर अंतरिक्ष यान के पूर्ण नियंत्रण में था। इसने पैनोरामिक सिमुलेशन मोड को सक्रिय कर दिया। वांग टेंग को थोड़ा उलझन महसूस हुई जब वह अपने पीछे गायब होते ग्रह को देख रहा था। ये ग्रह का अंत था। यह अब तक इसलिए बचा हुआ था क्योंकि भक्षण करने वाला निहिलिटी जानवर ग्रह के मूल के रूप में काम कर रहा था। अब चूंकि वांग टेंग ने भक्षक शून्यता जानवर का शरीर रख लिया है, तो ये ग्रह नष्ट हो जाएगा। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसके पीछे एक जोरदार विस्फोट हुआ। पूरा ग्रह बिना किसी चेतावनी के टूट गया। ग्रह का 1/3 हिस्सा मुख्य भाग से अलग हो गया और विस्फोट हो गया, जिससे छोटे छोटे क्षुद्रग्रह बन गए जो ब्रह्मांड में तैरते रहे। फिर ग्रह का शेष 2/3 भाग असंख्य क्षुद्रग्रहों में टूट गया, जो ब्रह्मांड में बिखर गए। ये पहली बार था जब वांग टेंग ने किसी ग्रह का विनाश देखा था। इससे वह घबरा गया और कुछ समय तक वह शांत नहीं हो सका। एंटमैन रानी की आत्मा की उत्पत्ति वांग टेंग के शरीर से बाहर निकल आई। उन्हें भक्षण करने वाले निहिलिटी जानवर के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वांग टेंग ने उस पर आत्मा क्रिस्टल पहना दिया। एंटमैन रानी गहरे दुख में थी क्योंकि वह अपने पीछे के ग्रह को देख रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अतीत में उनकी जाति इस ग्रह पर पली बड़ी थी और फली फूली थी। यह एक समृद्ध स्थान हुआ करता था, लेकिन अब ये सब इतिहास का हिस्सा बन चुका है। ये ग्रह अब ब्रह्मांड में मौजूद नहीं है। वांग टेंग और राउंड बॉल चुप रहे। उन्होंने एंटमैन रानी को परेशान नहीं किया। यह एक दुखद स्थिति थी। हालांकि वे एंटमैन रानी की जगह पर नहीं थे, फिर भी वे उसे समझते थे। चलो चलें। कुछ देर बाद एंटमैन रानी ने अपनी नजरें हटा ली और सामने के खालीपन में देखने लगी। राउंड बॉल प्रस्थान। वांग टेंग ने सिर हिलाया। ठीक है, डेविल स्लेयर, चले जाओ। हमारा गंतव्य नंबर 29 डिफेंस प्लेनेट है। राउंड बॉल ने ठहाका लगाया। जैसे ही उसने डेविल स्लेयर अंतरिक्ष यान को धूसर धुंध में उड़ाया, उसका स्वर हल्का हो गया। उनके पास एक अक्षुवण ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान था, जो क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था, इसलिए धूसर धुंध से गुजरना उनके लिए आसान कार्य था। बुद्धिमान जीवन रूप वास्तव में शक्तिशाली हैं। इस अंतरिक्ष यान को नियंत्रित करने में कामयाब होने से पहले मेरे कबीले के लोगों को लंबे समय तक अध्ययन करना पड़ा। हमें एक साथ सहयोग करने के लिए हम में से कई लोगों की भी जरूरत थी। एंटमैन रानी ने राउंड बॉल को देखा और टिप्पणी की। हाँ, बिल्कुल, मेरे जैसे बुद्धिमान जीव दुर्लभ हैं। राउंड बॉल ने गर्व से वांग टेंग की ओर अपनी भौहें उठाईं। वांग टेंग मुस्कुराया। हैरानी की बात यह है कि इस बार उसने राउंड बॉल का खंडन नहीं किया। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि इस कदम से उसे बहुत मदद मिली है। गुरु, मेरी आत्मा लंबे समय तक नहीं टिक सकती। मुझे तुरंत पुनर्जन्म की प्रक्रिया शुरू करनी होगी, एंटमैन रानी ने वांग टेंग से सम्मानपूर्वक कहा। अतीत में उसके मन में शायद दूसरे विचार रहे होंगे, लेकिन ये जानने के बाद कि वांग टेंग ने भक्षण करने वाले निहिलिटी जानवर को चुरा लिया है, ये सारे विचार गायब हो गए। वह उसके साथ सम्मान और श्रद्धा से पेश आने लगी। उसने नाखुशी के कोई भी लक्षण दिखाने की हिम्मत नहीं की। आपको अपने पुनर्जन्म के लिए महान जीवन शक्ति वाले एक शक्तिशाली सितारा जानवर की आवश्यकता है ना?
आपको इस आत्मा क्रिस्टल को उस सितारा जानवर में रखना होगा, वांग टेंग ने कहा। ऐसा लगता है कि मास्टर को पहले से ही पता है। एंटमैन रानी हैरान थी। फिर उसे कुछ याद आया और उसने सिर हिलाया। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा स्टार बीस्ट तैयार कर लूंगा। वांग टेंग ने सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये बात उसे उस ज्ञान से पता थी जो उसे भक्षक शून्यता पशु से प्राप्त हुआ था। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, एंटमैन रानी ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। कोई चिंता नहीं, मैं एंटमैन जाति की वफादारी की भी उम्मीद कर रहा हूं। भक्षण करने वाले निहिलिटी बीस्ट को चुराने के बाद एंटमैन रानी अब उसके लिए कोई खतरा नहीं थी। वह बिना किसी चिंता के उसे आदेश दे सकता था, इसलिए उसके पुनर्जन्म को एजेंडे में रखा गया। अंतरिक्ष यान धूसर धुंध क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। आगे विषैले मिराज जानवरों का एक समूह था। राउंड बॉल, उन्हें मार डालो, वांग टेंग ने तीखी नजर से शांति से कहा। इन कमीनों ने अतीत में हमारा लगातार पीछा किया है। अब समय आ गया है कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़े। मैं इस मौके का इस्तेमाल इस शैतान कातिल पर हथियारों का परीक्षण करने के लिए भी कर सकता हूं। राउंड बॉल ने प्रत्याशा में अपने हाथ रगड़े। वांग टेंग ने कहा, उनमें से किसी को भी भागने न दें। राउंड बॉल ने वादा किया, कोई भी बचकर नहीं भागेगा। इसने डेविल स्लेयर की फोर्स तोप को सक्रिय कर दिया। फोर्स तोप को ब्लडस्ट स्टोन से बनाया गया था, इसलिए इसके फोर्स अटैक में ब्लडस्ट चेतना होती थी। इसका इस्तेमाल अपने प्रतिद्वंद्वी को डराने के लिए किया जा सकता था। बूम बूम बूम। काले रक्तपिपासा चेतना के तारों के साथ बलतोपों को विषाक्त मृगतृष्णा जानवरों में पटक दिया गया। राउंड बॉल के नियंत्रण में तोपें तेजी से हवा में उड़ रही थीं। किसी को भी डर नहीं लगा, भले ही विषैले मिराज जानवर उन्हें हर तरफ से घेर रहे थे। ये स्थिति उस समय से बिल्कुल अलग थी जब वे अभी अभी धूसर धुंध में प्रवेश कर रहे थे। उस समय फ्लेमिंग रिवर अंतरिक्ष यान क्षतिग्रस्त हो गया था और एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा उनकी पूंछ पर था। उनके पास इन विषैले मिराज जानवरों की परवाह करने का कोई समय नहीं था। एट नोबल बन एट। अब यह एक तरफा नरसंहार था। आखिरकार शैतान का हत्यारा बहुत शक्तिशाली था। विषैले मिराज जानवर रक्तपिपासु चेतना से भयभीत थे। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, बलतोप ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वे कीमा बना दिए गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेंग अंतरिक्ष यान में मेजबान की सीट पर बैठे थे और बाहर उदासीनता से विशेषता बुलबुले एकत्र कर रहे थे। नक्षत्र बल विश तारांकन 1200। नक्षत्र बल विश तारांकन 800। विषैली मृगतृष्णा तारांकन 150। रिक्त विशेषता तारांकन 3000। नक्षत्र बल विश तारांकन 1500। विषैली मृगतृष्णा तारांकन 120। रिक्त विशेषता तारांकन 2500। वांग टेंग की ओर बहुत सारे गुण बुलबुले तैर रहे थे। उसे अपने खाली गुण पूल को तुरंत भरने की जरूरत थी। यह उसके जहर बल को बढ़ाने का भी एक अच्छा समय था। इस प्रकार वांग टेंग ने इन सभी जहरीले जानवरों को मारने की योजना बनाई। वह उनका सफाया कर देगा। ये विषैले मिराज जानवर भक्षण करने वाले निहिलिटी जानवर की ओर आकर्षित हो गए। उन्होंने ग्रह के चारों ओर एक धूसर धुंध बना दी ताकि बाहरी लोग अंदर न आ सके। अंदर के लोगों को भी बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, एंटमैन रानी ने समझाया। वांग टेंग ने सिर हिलाया। भक्षण करने वाले निहिलिटी जानवर के तरीकों को उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। कमजोर वंश वाले स्टार जानवरों को नियंत्रित करना उसके लिए मुश्किल नहीं था। अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हुए वांग टेंग ने धूसर धुंध में सभी विषैले मृगतृष्णा जानवरों को खत्म करने में आधा दिन बिताया। एक भी जानवर भागने में कामयाब नहीं हुआ। वांग टेंग को बड़ी संख्या में विशेषता बुलबुले प्राप्त हुए। नक्षत्र विश्व बल 32,800 बटा 90,000 ग्रहीय चरण 9वां स्तर। रिक्त विशेषता 75,600। विषैली मृगतृष्णा 2,500 बटा 5,000 बड़ी उपलब्धि। उसकी विष शक्ति ग्रहीय अवस्था के 9वें स्तर तक पहुंच गई थी। उन्होंने 70,000 से ज्यादा खाली विशेषताएं भी एकत्रित की। यह एक छोटी सी अप्रत्याशित उपलब्धि थी। साथ ही उसे बहुत सारे टॉक्सिक मिराज गुण प्राप्त हुए, जिससे उसका कौशल बड़ी उपलब्धि के चरण में पहुंच गया। वह एक निश्चित क्षेत्र को कवर करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में टॉक्सिक मिराज छोड़ सकता था। यह एक अच्छी तकनीक थी। अनुमान लगाओ। टॉक्सिक मिराज बीस्ट्स के मरने के बाद ग्रे मिस्ट आखिरकार छट गया। डेविल स्लेयर अंतरिक्ष यान ग्रे मिस्ट क्षेत्र से निकलकर बाहरी अंतरिक्ष में वापस चला गया। राउंड बॉल ने 29 नंबर के डिफेंस प्लेनेट पर ताला लगा दिया।
वह चौंक कर बोला, हम बहुत ही भटक गए हैं। हमें अपनी यात्रा पूरी करने के लिए 2 से 3 दिन और लगेंगे। वांग टेंग ने कहा, गति को अधिकतम तक बढ़ाओ। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह डेविल स्लेयर इतना शक्तिशाली होगा। इसकी गति फ्लेमिंग रिवर से लगभग 2 गुना अधिक है, राउंड बॉल ने टिप्पणी की। इस डेविल स्लेयर को बनाने के लिए मेरी जाति ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। हम गति और विनाशकारी शक्ति पर विशेष जोर देते हैं, एंटमैन रानी ने धीरे से समझाया। राउंड बॉल ने कहा, यह वाकई बहुत शक्तिशाली है। हमने डेविल स्लेयर से क्षुद्र ग्रहों पर हल्के से प्रहार किया और इसके तीखे पंखों ने उन्हें 2 टुकड़ों में काट दिया। यहां तक कि स्वर्ग स्तर का योद्धा भी इस अंतरिक्ष यान से बुरी तरह घायल हो सकता है। इसके बाद अंतरिक्ष यान अंधकार में ब्रह्मांड में प्रवेश कर गया और 29वें रक्षा ग्रह की ओर बढ़ गया। वांग टेंग, आपके पास एक संदेश है, राउंड बॉल ने अचानक उसे याद दिलाया। ये कौन है? वांग टेंग आश्चर्यचकित था। DQE, मुझे आभासी ब्रह्मांड से जोड़ो, वांग टेंग ने जल्दी से भौहें सिकुड़ते हुए कहा। ठीक है, राउंड बॉल ने सिर हिलाया। इसने तुरंत वांग टेंग को आभासी ब्रह्मांड से जोड़ दिया। आभासी ब्रह्मांड एड्स बाय पब फ्यूचर। ग्रेट कियान मुख्य भूमि में कैवेंडिश परिवार के महल के भीतर DQ एक भव्य अध्ययन कक्ष में एक मेज के पीछे बैठी थी और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रही थी। अचानक अध्ययन कक्ष में वांग टेंग की आकृति प्रकट हुई। आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए। DQ की आंखें चमक उठीं। वह मुस्कुराया और खुशी से बोला, मैं कुछ समय से तुमसे संपर्क नहीं कर पाया था। क्या हुआ? मैं एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा द्वारा शिकार किया जा रहा था। वांग टेंग असली चमड़े के सोफे पर बैठ गया और अपने लिए एक कप फलों का रस डाला। उसने इसे एक ही घूंट में पी लिया। आभासी ब्रह्मांड में व्यंजन अद्भुत थे। एमरल्ड हनी फ्रूट से निकाला गया ये फ्रूट जूस एक उच्च श्रेणी का पेय था जो ब्रह्मांड में शायद ही कभी देखा गया हो। इसे केवल ग्रेट कियान प्लेनेट जैसे बड़े ग्रह पर ही पाया जा सकता है। वांग टेंग इसे केवल तभी पी सकता था जब वह DQ के घर पर होता था। क्या? DQ आश्चर्य से अपनी सीट से उछल पड़ा। तुमने फिर से एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा को क्यों अपमानित किया? तुम्हारा क्या मतलब है कि मैंने एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा को अपमानित किया? वांग टेंग ने अपनी आंखें अनियंत्रित रूप से घुमाईं। अगर तुमने उसे उकसाया नहीं होता तो वह तुम्हारा पीछा क्यों करता? DQ उसके पास बैठ गई। कौन जानता है, उसने बिना किसी कारण के मेरा पीछा किया। वांग टेंग ने पलकें झपकाईं। फिर उसने उपहास किया, पाक के अलावा मैं ऐसी क्षमताओं वाले किसी अन्य परिवार के बारे में नहीं सोच सकता। क्या तुम ये कह रहे हो कि पाक ने किसी को तुम्हें मारने के लिए कहा था? DQ ने भौहें सिकुड़ी। क्या तुम्हारे पास सबूत है? मुझे ऐसा लगता है। सबूत? मैं उस ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा से पूछने के बाद जानूंगा। ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा से पूछो। DQ हैरान रह गया। क्या तुमने मार्शल योद्धा को पक्ष बदलने के लिए मना लिया? नहीं, मैंने उसे पकड़ लिया है। वांग टेंग ने खुद के लिए फलों के रस का एक और गिलास भरा और खुशी से उसका स्वाद लिया। बुरा नहीं है, अगली बार मेरे लिए कुछ असली चीज लाना। DQ अवाक रह गई। तुम अभी भी इस फलों के रस के बारे में क्यों सोच रहे हो? क्या तुमने कहा कि तुमने ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा को पकड़ लिया है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? एड्स बाय पेब फ्यूचर, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? चलो, वह एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा है। इसे इतना सरल मत बनाओ। DQ को नहीं पता था कि अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त किया जाए। वह हताश महसूस कर रहा था। तो आपने उसे कैसे पकड़ा? यह एक लंबी कहानी है। वांग टेंग ने DQ को यह नहीं बताया कि उसने एक भक्षण करने वाला शून्य जानवर चुराया है। भक्षण करने वाला निहिलिटी जानवर बेहद रहस्यमय था। अगर दूसरों को पता होता कि उसके पास एक है, तो सिर्फ ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा ही उसका पीछा नहीं करते। इसके निहितार्थ बहुत बड़े थे। इस प्रकार उसने DQ को बताया कि वह गलती से प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर गया था और उसने स्थिति को बदलने का एक तरीका खोज लिया। बेशक पूरी प्रक्रिया खतरनाक थी। वह लगभग वापस नहीं आ सकता था। उसने सच के साथ कुछ झूठ भी मिलाया था, इसलिए उसकी विश्वसनीयता काफी अधिक थी। DQ के साथ उसके अच्छे संबंध थे। वह उससे पूरी तरह झूठ नहीं बोलता था। DQ ने भी उस पर विश्वास किया। आप बहुत भाग्यशाली हैं, DQ ने अफसोस जताया। वांग टेंग ने इसे सरल बताया, लेकिन वह बता सकते थे कि स्थिति कितनी खतरनाक थी।
अगर उसे किसी ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा का सामना करना पड़े तो वह खुद को बचाने के लिए केवल अपने पूर्वज को ही सामने ला सकता था। वह किसी अन्य तरीके के बारे में नहीं सोच सकता था। इस पहलू में वह वांग टेन का सम्मान करता था। ये व्यक्ति नायक बनने के लिए किस्मत में था। भाग्यशाली, मैं यहाँ अपनी जान जोखिम में डाल रहा हूँ। वांग टेन ने अपना सिर हिलाया। आपने जो कहा है उसके अनुसार ये संभवतः पाकर परिवार है। आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन ग्रैंड ड्यूक चोंगशान के आदेश में कारण और प्रभाव का नियम शामिल है। एक बार जब पाकर परिवार का कोई मार्शल योद्धा आप पर हमला करता है तो उसे पता चल जाएगा। इसलिए वे केवल बाहरी लोगों से ही अपना काम करवा सकते हैं। डीक्यू ने कुछ चिंतन के बाद कहा। कारण और प्रभाव का नियम। वांग टेन दंग रह गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये तो बहुत उच्च श्रेणी का लगता है। यहाँ तक कि कारण और प्रभाव का भी उपयोग किया जा रहा है। हाँ, शायद आप नहीं समझते कि ग्रैंड ड्यूक चोंगशान कितने शक्तिशाली हैं। डीक्यू ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। ईमानदारी से मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने आपके लिए आवाज उठाई। वांग टेन ने पलकें झपकाईं। उसे कुछ याद आया। क्या ग्रैंड ड्यूक को पता था कि उसके पास गॉडस्लेयर स्वॉर्ड शास्त्र है? यदि नहीं, तो महान कियान साम्राज्य के शाही परिवार का कोई व्यक्ति उसके जैसे छोटे सरदार के लिए क्यों बोलेगा? यह अवास्तविक था। इसे भूल जाओ, चलो इस बारे में बात नहीं करते। वांग टेन ने अपना सिर हिलाया और पूछा, क्या आप नंबर 29 डिफेंस प्लेनेट पर पहुंच गए हैं? हाँ, मैं 1 महीने से ज्यादा समय पहले वहां पहुंच गया था और तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, डीक्यू ने जवाब दिया। लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूं क्योंकि तुम्हारा पीछा एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा कर रहा था। हाँ, तुम्हें कुछ दिन और इंतजार करना होगा। मैं आ रहा हूँ। वांग टेन मुस्कुराया। ठीक है, जल्दी करो, तुम ही बचे हो। डीक्यू ने उसे मुक्का मारा। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम इस नंबर 29 डिफेंस प्लेनेट पर अपना नाम बना पाएंगे। जब वांग टेन ने महान कियान ग्रह छोड़ा तो डीक्यू ने उन्हें नंबर 29 रक्षा ग्रह पर एक साथ घूमने और सैन्य कारनामे हासिल करने के लिए आमंत्रित किया। महान कियान साम्राज्य के मार्शल योद्धाओं के लिए रक्षा ग्रहों पर अंधेरे प्रेतों से लड़ना खुद को प्रशिक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका था। वे सभी योद्धा जो युद्ध में काले प्रेतों से लड़ते थे प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वांग टेन ये भी देखना चाहता था कि शैतान सम्राट कितना शक्तिशाली होता है। साथ ही वह कुछ विशेषता बुलबुले भी प्राप्त कर सकता था, इसलिए उसने डीक्यू के सुझाव पर सहमति जताई। छोटी सी बातचीत के बाद वांग टेन और डीक्यू वास्तविक दुनिया में लौट आए। जैसे ही वह साधना के लिए वापस जाने वाला था, उसे कुछ याद आया। उसने काओ जियाओ और काओ होन्टू से कोई बात नहीं की थी। स्वूश। उसने अपना हाथ हिलाया और काओ होन्टू और काओ जियाओ को अपने अंतरिक्ष खंड से बाहर लाया। एट नोबल बनेट एट। काओ होन्टू बुरी तरह घायल हो गया था। वह मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा था। जहां तक काओ जियाओ की बात है, वह एक जटिल भाव के साथ किनारे पर खड़ी थी। वह अपने पिता को इस हालत में देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन वह बहुत निराश भी थी। मत हो, याद रखो, तुम एक कैदी हो। बहुत दिनों बाद मिले सीनियर भाई काओ। वांग टेन मुख्य नियंत्रण सीट पर बैठे और काओ होन्टू की ओर देखा। उनका स्वर शांत था। एंटमैन जाति की एक विशेष बुटपस्ती हो सकती है। इस सीट को सिंहासन की तरह डिजाइन किया गया था। ये पूरी तरह से काला था और सभी स्टार जानवरों के राजा की तरह एक क्रूर आभा देता था। इस सीट के सामने खड़े किसी भी व्यक्ति के हृदय में तीव्र उत्तेजना उत्पन्न होगी। काओ होन्टू ने अपना सिर उठाया। गंभीर चोट के बाद वह असाधारण रूप से बेजान लग रहा था। उसकी आत्मा भी घायल हो गई थी, इसलिए वह सुस्त और थका हुआ लग रहा था। ये पहली बार वांग टेन द्वारा उसे देखे जाने से बिल्कुल अलग व्यक्ति था। तुम क्या चाहते हो? काओ होन्टू ने कर्कश आवाज में पूछा। काओ जियाओ ने भी वांग टेन की तरफ देखा। यही वह सवाल था जो वह पूछना चाहती थी। उसे फ्लेमिंग रिवर वर्ल्ड में वांग टेन ने पकड़ लिया था और अब तक बंद करके रखा हुआ है। वह उदास हो रही थी। एट नोबल बनेट एट। मैं तुम्हें एक विकल्प देता हूं। तुम में से केवल एक ही जीवित रह सकता है। जो जीवित रहना चाहता है वो दूसरे को मार सकता है। वांग टेन ने दोनों लोगों के बीच बारी बारी से देखा और उदासीनता से बोला। काओ जियाओ ने चौंककर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसने वांग टेन को ऐसे देखा जैसे वह कोई भूत हो। काओ होन्टू ने भी आंखें सिकोड़ लीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उन्हें ऐसा विकल्प देगा। पिता और पुत्री के बीच झगड़ा। ये कमीना अमानवीय था।
राउंड बॉल और एंटमैन रानी ने आश्चर्य से वांग टेन को देखा। इस आदमी का दिल शायद काला था। वह पिता और बेटी से ऐसा फैसला लेने के लिए कैसे कह सकता था? इसके बारे में सोचना भी मत। काओ जियाओ जियाओ ने घृणा से वांग टेन को देखा और ठंडी आवाज में कहा, ओह, क्या यह आपकी पसंद है? वांग टेन ने उसे दिलचस्पी से देखा। फिर उसने उसे अनदेखा कर दिया और काओ होंटू की ओर मुड़ गया। वरिष्ठ भाई काओ, आप क्या सोचते हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। काओ होंटू चुप हो गया। काओ जियाओ जियाओ ने अपने पिता को गौर से देखा। उसे अभी भी कुछ उम्मीद थी, भले ही पिता ने उसे एक बार छोड़ दिया था। बचपन से ही काओ होंटू ने उसे उम्मीद और प्यार दिया। अपने भाई बहनों में से उसे निस्संदेह सबसे ज्यादा प्यार मिला। यहाँ तक कि काओ वू, जो उसके जितना ही प्रतिभाशाली था, को भी ऐसा सम्मान नहीं मिला। लेकिन वांग टेन के सामने आने के बाद काओ होंटू बदल गया। वह बैरन की उपाधि पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, भले ही इसके लिए उसे अपनी बेटी को त्यागना पड़े। तो इस आखिरी क्षण में वह क्या चुनेंगे? वांग टेन ने शांति से काओ होंटू को देखा। काओ होंटू दुविधा में था। अंत में उसने काओ जियाओ जियाओ की ओर देखा और कहा, जियाओ जियाओ। उसने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन काओ जियाओ जियाओ ने उसकी निगाहों से उसका इरादा समझ लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह अनजाने में एक कदम पीछे हट गई। ताली ताली। तालियां बहुत तेज थीं। वांग टेन अपनी सीट से उठे और हंस पड़े। काओ जियाओ जियाओ ने निराशा और क्रोध से उसकी ओर देखा। मानव स्वभाव का परीक्षण नहीं किया जा सकता। अगर यह आदमी उन्हें यह मानवीय विकल्प नहीं देता, तो काओ होंटू ऐसा व्यवहार नहीं करते। अंततः यह उसकी गलती थी। काओ होंटू ने शर्म से वांग टेन को देखा। उसे लगा कि दूसरा पक्ष उसका मजाक उड़ा रहा है और उस पर हंस रहा है। लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। जब तक वह जीवित रह सकता था, तब तक किसी और चीज की कोई परवाह नहीं थी। बदला तभी लिया जा सकता था जब कोई जीवित रहे। काओ होंटू मरने को तैयार नहीं था। वह जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकता था, भले ही इसके लिए उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध ही क्यों न जाना पड़े। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं बस मजाक कर रहा हूं, वांग टेन ने मुस्कुराते हुए कहा। काओ जियाओ जियाओ, काओ होंटू, मजाक कर रहे हो? उन दोनों को घुटन सी महसूस हुई। उन्हें खून की उल्टी जैसा महसूस हुआ। बकवास। वे यहाँ अपने जीवन और मृत्यु पर विचार कर रहे थे और तभी उन्हें पता चला कि वह मजाक कर रहा था। राउंड बॉल और एंटमैन रानी अवाक होकर उसे देखते रहे। वे उसकी हरकतों से अचंभित थे। खांसी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इसे गंभीरता से लोगे। क्या मेरे मन में तुम्हारे लिए इतनी बुरी छवि है? वांग टेन ने मासूमियत से पूछा। हम्फ, राउंड बॉल ने सूंघा। काओ जियाओ जियाओ हौंफ रही थी। वह इतनी गुस्से में थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ये कमीना बहुत ही क्रोधित करने वाला था। उसके जैसा कोई क्यों अस्तित्व में था? स्वर्ग ने उसे बिजली के बोल्ट से क्यों नहीं मार दिया? काओ होंटू भी दंग रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या भाव प्रकट करे। लेकिन मेरे पास अभी भी आपके लिए दो विकल्प हैं। वांग टेन ने उनकी अभिव्यक्तियों को नजरअंदाज कर दिया और आगे कहा। फिर से काओ जियाओ जियाओ गुस्से में था। तुम क्या चाहते हो? क्या तुम हमारे साथ खेल रहे हो? गुस्सा मत हो, याद रखो तुम एक कैदी हो। वांग टेन वापस बैठ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। काओ जियाओ जियाओ अवाक रह गई। कैदी के साथ खेलना सामान्य बात थी। इसमें कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन किसी कारण से वह बेहद निराश महसूस कर रही थी। ठीक है, चलो बकवास बंद करो। वांग टेन ने काओ जियाओ जियाओ और काओ होंटू की ओर देखा। मेरे सामने झुक जाओ या मर जाओ, चुनना। काओ जियाओ जियाओ और काओ होंटू हैरान रह गए। वे अविश्वास से वांग टेन को घूर रहे थे। तो यही उसका मकसद था। वह चाहता था कि वे उसके सामने झुक जाएं। तुम्हारे सपनों में मैं तुम्हारे सामने सिर झुकाने के बजाय मरना पसंद करूंगा। काओ जियाओ जियाओ ने नाक भान सिकोड़ी। ठीक है, मैं तुम्हें गुलाम बाजार में बेच सकता हूँ। एक ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा को अच्छी कीमत मिलेगी। कुछ लोगों को तुम्हारी जैसी महिला मार्शल योद्धाएं पसंद हैं। वांग टेन ने काओ जियाओ जियाओ की ओर देखा और व्यंग्य किया। तुम? काओ जियाओ जियाओ ने लाल चेहरे से उसकी ओर इशारा किया। वह गुलाम के रूप में बेचे जाने और कुछ अजीबोगरीब लोगों द्वारा खरीदे जाने के विचार से डर से कांप उठी। तुम्हारे बारे में क्या? वांग टेन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और काओ होंटू की ओर देखने लगा। मैं आपके सामने झुकता हूँ। काओ होंटू ने एक पल की हिचकिचाहट के बाद सहमति जताई।
वह वान टेन के सामने झुकने को तैयार नहीं था, लेकिन मौत के सामने कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। उसके लिए जीवित रहना ही उसका मुख्य उद्देश्य था। अच्छा, वान टेन ने सिर हिलाया। उसे आश्चर्य नहीं हुआ। यहाँ आओ। काओ होंटू को समझ नहीं आया कि वह क्या करना चाहता है। वह जमीन से रेंगता हुआ ऊपर आया और वान टेन के सामने लड़खड़ाता हुआ खड़ा हो गया। वान टेन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति छोड़ी और उसे काओ होंटू के माथे पर मार दिया। आह! काओ होंटू ने दर्द से चीख निकाली। वान टेन, तुम क्या कर रहे हो? काओ जियाओ अवाक रह गई। वह गुस्से में चिल्लाए और उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी। वान टेन ने अपना हाथ हिलाया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से एक अदृश्य दीवार बना दी। काओ जियाओ अपने पैरों से गिर पड़ी। टकराना। वह अंतरिक्ष यान की धातु की दीवार से टकरा गई। वान टेन ने काओ होंटू के माथे पर लगाई गई आध्यात्मिक शक्ति वापस ले ली। यह क्या है? काओ होंटू घबरा गया। वह वान टेन से दूर रहने के लिए कुछ कदम पीछे हट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। चिंता मत करो, अगर तुम्हारे मन में विद्रोह करने का कोई विचार नहीं है तो यह निशान तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वान टेन ने शांति से समझाया। वान टेन, नंबर 29 रक्षा गृह में आपका स्वागत है। आपने मुझ पर एक आध्यात्मिक छाप छोड़ी है। काओ होंटू ने अविश्वास में चिल्लाया। वान टेन सिर्फ एक दिव्य स्तर का मार्शल योद्धा था, जबकि वह एक स्वर्ग स्तर का मार्शल योद्धा था। वह इतनी बड़ी ताकत के बावजूद अपनी आध्यात्मिक छाप छोड़ने में कैसे सक्षम हुए? ये सही नहीं था। लेकिन उसे अचानक वह भय याद आ गया जो उसे तब महसूस हुआ था जब वान टेन उसके आध्यात्मिक केंद्र में आया था। उसे कारण तो नहीं पता था, लेकिन उसकी आत्मा पर अत्याचार वास्तविक था। वान टेन की आत्मा इतनी शक्तिशाली और डरावनी कैसे हो गई? ये वह योग्यता नहीं थी जो किसी दिव्य स्तर के योद्धा में होनी चाहिए। काओ होंटू को समझ नहीं आया। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? वान टेन ने शांति से पूछा। काओ होंटू के चेहरे पर भाव बदल गए। अंत में उसने भाग्य के आगे घुटने टेक दिए और चुपचाप एक तरफ हट गया। उसने सोचा कि वह पूरी ईमानदारी के साथ पाखंडी की भूमिका निभा सकता है और भविष्य में वान टेन से छुटकारा पाने का मौका तलाश सकता है। उन्हें इस आध्यात्मिक निशान की उम्मीद नहीं थी। ब्रह्मांड में अन्य लोगों को नियंत्रित करने के कई तरीके थे। दास बाजार में मौजूद बायोचिप एक तरीका था, हालांकि ये केवल ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं और उससे नीचे के लिए उपयुक्त था। स्वर्ग स्तर पर पहुंचने के बाद मार्शल योद्धा अपने शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना बायोचिप को हटाने में सक्षम होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस स्थिति में बायोचिप का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरा तरीका था आत्मा की उत्पत्ति के माध्यम से। एक बार जब कोई आपकी आत्मा की उत्पत्ति को नियंत्रित कर लेता है तो आप विरोध नहीं कर पाएंगे और आपको दूसरे पक्ष की बात माननी होगी। आत्मा की उत्पत्ति सभी मार्शल योद्धाओं की नींव थी। एक बार जब ये घायल हो जाता है तो व्यक्ति की साधना प्रभावित होती है और व्यक्ति को अपनी आत्मा के क्षय के दर्द से भी पीड़ित होना पड़ सकता है। हालांकि आत्मा की उत्पत्ति की चोट को ठीक किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 9 सार आत्मा जमा करने वाली गोली जो वान टेन ने अतीत में बनाई थी, वह मदद कर सकती है। कुछ खजाने आत्मा को ठीक करने में भी सक्षम थे। इस प्रकार स्वर्ग स्तर से ऊपर के मार्शल योद्धाओं के लिए ये सबसे सुरक्षित तरीका नहीं था। यदि उन्हें किसी कोने में धकेल दिया जाए तो उन्हें दूसरों के नियंत्रण से बचने के लिए अपनी आत्मा के मूल को चोट पहुंचाने का दर्द सहना पड़ सकता है। इस विधि से केवल निम्न श्रेणी के मार्शल योद्धाओं को ही गुलाम बनाया जा सकता था। उनकी आत्मा की उत्पत्ति कमजोर थी, इसलिए वे किसी भी चोट का सामना नहीं कर सकते थे। आत्मा की उत्पत्ति को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचने पर उनकी जान जा सकती थी। उनके पास बचने का मौका केवल तभी था जब उनके पास एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि थी और वे अपनी आत्मा की उत्पत्ति को ठीक करने के लिए दैन दवाई या खजाने खरीदने में सक्षम थे। एक अन्य विधि आध्यात्मिक दास्ता विधि थी। हालांकि ये तकनीकें दुर्लभ थीं। ये कौशल सामान्यतः गुप्त थे और केवल प्राचीन विरासतों में ही मौजूद थे। वान टेन के पास पहले यह नहीं था। भक्षण करने वाले निहिलिटी जानवर की यादों और विरासतों को विरासत में पाने के बाद उसने एक ऐसा तरीका खोज निकाला जिसका इस्तेमाल किसी की आत्मा को गुलाम बनाने के लिए किया जा सकता था। इस गुप्त कौशल को दास आत्मा मार्ग कहा जाता था। आध्यात्मिक गुप्त कौशल रहस्यमय और रहस्यमय थे। उन्हें समझना भी कठिन था। अगर दास इसे हटाने का प्रयास करता तो स्वामी तुरंत इसका पता लगा लेता। यदि गुरु आध्यात्मिक निशान को प्रज्वलित कर दे तो नियंत्रण में आने वाला व्यक्ति विस्फोटित होकर मर जाएगा।
कोई अन्य संभावना नहीं थी। इस प्रकार एक बार जब वह चिन्हित हो गया तो काओ होंटू को स्वतंत्रता को अलविदा कहना पड़ा। यही कारण था कि उसकी अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई थी। वांग टेंग ने काओ जियाओ जियाओ को देखा और कहा, क्या तुम्हारा काम हो गया? क्या तुम मेरे सामने झुकना चाहते हो या मुझे तुम्हें गुलामों के बाजार में बेच देना चाहिए? एट नोबल बनेट एट पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। काओ जियाओ जियाओ ने कुछ गहरी सांसें ली। वह दुविधा में थी, लेकिन अंत में उसने वांग टेंग के सामने झुकना ही उचित समझा। वांग टेंग ने उसी पद्धति का उपयोग करके उन पर आध्यात्मिक छाप छोड़ी। अब ये दोनों लोग उसके गुलाम थे। वे उसे कभी धोखा नहीं दे सकते थे। आओ मुझे गुरु कहो। वांग टेंग ने काओ जियाओ जियाओ की थोड़ी उठाए और हंसा। काओ जियाओ जियाओ शर्मिंदा और क्रोधित थी। हालांकि वह उसकी अवज्ञा नहीं कर सकती थी। उसने अपने दांत पीस लिए और अपने मुंह से शब्द निकाला, मास्टर, तुम्हें इसकी आदत नहीं है। तुम्हें और अभ्यास करना चाहिए। वांग टेंग ने उसके चेहरे पर थपथपाया। ओह, ये बहुत मुलायम है। अच्छा लगता है। काओ जियाओ जियाओ, अब और अभ्यास करने की बात छोड़ो। अगर वह उसकी अवज्ञा कर सकती तो उसे लात मार देती। किसी भी पुरुष ने उसके साथ इतनी अभद्रता करने की हिम्मत नहीं की थी। अब सांस। काओ जियाओ जियाओ ने अपने दिल में आह भरी। अब वह सिर्फ वांग टेंग की गुलाम थी। उसे शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं था। तुम कब से नहीं नहाए हो? जाओ और नहाओ और अपने कपड़े बदलो। अब तुम मेरे गुलाम हो, इसलिए तुम्हें मुझे शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। वांग टेंग ने अजीब भाव से काओ जियाओ जियाओ को देखा और तिरस्कार से कहा। उसने अपना हाथ हिलाया। काओ जियाओ जियाओ ने अपने दांत पीस लिए। क्या वह वही नहीं था जिसने उसे इस हालत में पहुंचाया? उसने उसे लंबे समय तक अंतरिक्ष खंड में बंद रखा। उसे शिकायत करने का क्या अधिकार था? गंभीरता से पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन उसे ये भी मानना पड़ा कि वह खुद को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह नहाना चाहती थी और अपनी बुरी किस्मत को धो देना चाहती थी। राउंड बॉल, उनके लिए 2 कमरे तैयार करो, वांग टेंग ने कहा। ठीक है। गोल गेंद ने सिर हिलाया। इसने काओ जियाओ जियाओ और काओ होंटू के लिए कमरे तैयार किए। काओ होंटू और काओ जियाओ जियाओ को निपटाने के बाद वांग टेंग वापस साधना कक्ष में चले गए। उन्होंने पायलटिंग को राउंड बॉल के लिए छोड़ दिया। कई दिनों के बाद वांग टेंग अंततः 29 नंबर रक्षा ग्रह के पास पहुंचे। उसने डेविल स्लेयर को एक दूसरे साधारण आकाशीय स्तर के अंतरिक्ष यान में बदल दिया था। आखिरकार डेविल स्लेयर बहुत ही आकर्षक था। रक्षा ग्रह जैसे अराजक क्षेत्र में एक शक्तिशाली ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान में यात्रा करना अनावश्यक परेशानी को आकर्षित करेगा। वांग टेंग किसी भी ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा का ध्यान फिर से आकर्षित नहीं करना चाहता था। 1 घंटे और उड़ान भरने के बाद अंततः उन्हें दूरी पर एक बड़ा धूसर भूरा ग्रह दिखाई दिया। ग्रह के चारों ओर महान कियान साम्राज्य के प्रतीक के साथ विशालकाय युद्धक जहाज खड़े थे, जो एक मजबूत रक्षा पंक्ति बना रहे थे। रक्षा रेखा और ग्रह के बीच एक घबराहट भरा माहौल महसूस किया जा सकता था। इस क्षेत्र में पहुंचने वाले प्रत्येक अंतरिक्ष यान को एक दौर के निरीक्षण से गुजरना होगा और एक निश्चित मार्ग से 29 नंबर रक्षा ग्रह में प्रवेश करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो उन्हें निर्दयतापूर्वक गोली मार दी जाएगी। राउंड बॉल, उन्हें सूचित करें। वांग टेंग नियंत्रण स्टेशन के सामने खड़ा था। राउंड बॉल ने तुरंत महान कियान साम्राज्य की सेना को सूचित किया जो इस नंबर 29 रक्षा ग्रह पर तैनात थी। कुछ समय बाद वांग टेंग के सामने एक प्रकाश स्क्रीन दिखाई दी। बैरन वांग टेंग, नंबर 29 डिफेंस प्लेनेट में आपका स्वागत है। मैं आपको मार्गदर्शन देने के लिए जिम्मेदार दूसरा लेफ्टिनेंट हूं। मेरा नाम फेई है, भूरे बालों वाले एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। आपसे मिलकर खुशी हुई, सेकंड लेफ्टिनेंट फेई हाय। वांग टेंग ने जवाब में सिर हिलाया। मैं आपको एक क्षण में अंतरिक्ष यान मार्ग भेजूंगा। कृपया नंबर 29 रक्षा ग्रह में प्रवेश करने के लिए इस मार्ग का अनुसरण करें। फेई हाय ने याद दिलाया, मार्ग न छोड़े या आपको गोली मार दी जाएगी। मैं समझ गया। वांग टेंग ने सिर हिलाया। राउंड बॉल को तुरंत मार्ग मिल गया। उन्होंने उसका अनुसरण किया और सफलतापूर्वक नंबर 29 डिफेंस प्लेनेट में प्रवेश किया। अंतरिक्ष यान को गोदी में पार्क किया गया। डीक्यू पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। ग्रह पर स्थिति साधारण बड़े पैमाने पर निर्मित आकाशीय स्तर का अंतरिक्ष यान धीरे धीरे उतरा। केबिन का दरवाजा खुला और वांग टेंग नीचे उतरा। हा, तुम आखिरकार यहाँ आ ही गए। हंसी की गड़गड़ाहट ने उसके आगमन का स्वागत किया।
DQ आगे बढ़ी और उसे गले लगा लिया। क्या तुम्हें इतना उत्साही होना जरूरी है? मुझे पुरुष पसंद नहीं है। वांग टेंग ने उसकी पीठ थपथपाई और वहां से चला गया। सचमुच, DQ ने शिकायत करते हुए हंसते हुए कहा। यह आदमी हमेशा की तरह ही चंचल था। बैरन वांग टेंग, आपसे मिलकर खुशी हुई। नंबर 29 डिफेंस प्लेनेट में आपका स्वागत है। ग्रेट कियान एम्पायर की सैन्य वर्दी पहने एक सेकंड लेफ्टिनेंट ने वांग टेंग के पास आकर उन्हें सलामी दी। वह सम्मानजनक लग रहा था। सही मायने में वांग टेंग एक सामंत था और उसके पास कोई सैन्य पद नहीं था, इसलिए उसे इसकी परवाह नहीं थी। हालांकि जब से वांग टेंग युद्ध के लिए नंबर 29 रक्षा गृह की अग्रिम पंक्ति में आया था, उच्च अधिकारियों ने पहले से ही उसके लिए उपयुक्त स्थान की व्यवस्था कर दी थी। उनके मार्गदर्शक फेई हाई ने कुछ समाचार सुना था, हालांकि वांग टेंग को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। सेकंड लेफ्टिनेंट फेई हाई, आपसे मिलकर खुशी हुई। वांग टेंग ने सलामी दी। चलो रिपोर्टिंग के लिए मिलिट्री बेस की ओर चलते हैं। DQ ने आगे बढ़कर रास्ता दिखाया। फिर उसने मुड़कर आकाशीय स्तर के अंतरिक्ष यान को देखा और पूछा, तुम्हारा ब्रह्मांड स्तर का अंतरिक्ष यान कहाँ है? तुमने इसे क्यों बदला? एट नोबल एट ये ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा द्वारा नष्ट कर दिया गया, वांग टेंग ने दुखी होकर कहा। ठीक है, ऐसा दिखाओ कि मैंने कुछ नहीं कहा। DQ ने एक पल की खामोशी के बाद एक कड़वी मुस्कान दी। क्या आप एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा द्वारा नष्ट हो जाएंगे? वह चाहकर भी शिकायत नहीं कर सकता था। QYE-63 एक प्राचीन अंतरिक्ष यान मॉडल था और यह महंगा था। वह इसे अतीत में वांग टेंग से खरीदना चाहता था, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। DQ को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। हालांकि वह ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा से बदला नहीं ले सकता था, है ना? कोई बात नहीं, पुराने को बाहर करो, नए को अंदर लाओ। अब बेहतर अंतरिक्ष यान में बदलाव करने का समय आ गया है, वांग टेंग ने बेपरवाही से कहा। QYE-63 ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान के नष्ट हो जाने के बाद उसे डेविल स्लेयर मिला, जो ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान था। यह एक बहुत बढ़िया सौदा था। अगर DQ को पता चल जाता तो उसे अब इस बात पर दया नहीं आती। उसे ईर्ष्या भी हो सकती थी। वह एक ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान था। इसके अलावा ये शक्तिशाली एंटमैन रेस द्वारा अनुकूलित एक विशेष अंतरिक्ष यान था। डेविल स्लेयर एक शीर्ष स्तरीय अंतरिक्ष यान था, चाहे वह संग्रहणीय वस्तु के रूप में हो या अपनी क्षमता और कार्यों के आधार पर। DQ अवाक रह गया। यह आदमी बहुत खुशमिजाज लग रहा था। उसे लगा जैसे वह किसी अमीर आदमी से बात कर रहा हो। सेकंड लेफ्टिनेंट फेई हाई आश्चर्यचकित था। वह थोड़ा अभिभूत महसूस कर रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान को एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा द्वारा नष्ट कर दिया गया। इस वाक्य में बहुत ज्यादा जानकारी थी। वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सका। क्या बैरन वांग टेंग ने एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा को अपमानित किया और उसका अंतरिक्ष यान नष्ट हो गया? तब वह अभी भी यहीं खड़ा था। यह अविश्वसनीय था। ये बैरन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसे अचानक सौभाग्यशाली महसूस हुआ कि उसने वांग टेंग को पर्याप्त सम्मान दिया था। अगर उसने इस युवक को नाराज किया तो वह मुसीबत में पड़ सकता है। वह तो बस एक छोटा सा सेकंड लेफ्टिनेंट था। इन सभी बड़ी हस्तियों के सामने वह कुछ भी नहीं था। वांग टेंग एक भारी सैन्य ट्रक पर बैठकर गोदी से बाहर निकल गया। उसने खिड़की से अपने आसपास का नजारा देखा। DQ यहाँ 1 महीने से रह रहा था, इसलिए वह इस जगह से परिचित था। उसने वांग टेंग को इस ग्रह से परिचित कराना शुरू किया। कर्नल DQ, आप मेरी नौकरी छीन रहे हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट फेई हाई ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। हाँ, मैं आपके काम में आपकी मदद कर रहा हूँ। क्या यह अच्छी बात नहीं है? DQ हंसा। भाई DQ, आप पहले से ही कर्नल हैं। वांग टेंग ने आश्चर्य से पूछा। उसे अपनी सैन्य रैंक याद आ गई जब वह अभी भी पृथ्वी पर था। उस समय वह एक मेजर जनरल था। बेशक अगर वह सीढ़ी चढ़ता रहता तो वह सेनापति बन सकता था। 3 महान सेनापति उसे सेनापति का पद भी देना चाहते थे। हालांकि वांग टेंग ने उन्हें ठुकरा दिया। उसकी वर्तमान क्षमता और अवस्था के साथ पृथ्वी पर कोई भी स्थिति बेकार थी। ध्यान रहे, वह आकाशगंगा का अधिपति था। पृथ्वी तो बस आकाशगंगा का एक ग्रह है, इसलिए कमांडर के पद के लिए लड़ने का कोई फायदा नहीं था। वह यह अवसर उन लोगों को देना चाहता था जिन्हें इसकी जरूरत थी।
ऐसे बहुत से लोग थे जो उस पद को पाना चाहते थे और उन्होंने कई सालों तक कड़ी मेहनत की थी। उसे दुष्ट बनकर उनका मौका क्यों छीनना पड़ा? मैं लंबे समय से सेना में हूँ। कर्नल बनना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, डीक्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। लगता है अब मुझे तुम्हारी देखभाल की जरूरत पड़ेगी, वान टेंग ने चिढ़ाते हुए कहा। आपने रक्षा गृह में एक बैरन के रूप में प्रवेश किया है, इसलिए आपकी रैंक भी कम नहीं होगी। वान टेंग दंग रह गया। वह साम्राज्य का नया नागरिक था। सेना उसे क्या पद दे सकती थी? समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा, डी क्वी मुस्कुराए। जब वे हंस रहे थे और बातें कर रहे थे तभी भारी ट्रक एक विशाल सैन्य अड्डे में प्रवेश कर गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये बेस बहुत बड़ा था, नंबर 4 डिफेंस प्लेनेट पर स्थित युद्ध किले से कई गुना बड़ा। यह अपने आप में एक शहर हो सकता था। सभी तरह के सैन्य वाहन साफ सुथरी, व्यवस्थित और विशाल सड़कों पर यात्रा कर रहे थे। सड़कों के किनारे हथियार लिए सैनिक गश्त कर रहे थे। किनारे पर बनी धातु की इमारतों पर बड़े बड़े हथियार देखे जा सकते थे, जिससे ये शहर और भी अधिक सुरक्षा वाला दिखाई दे रहा था। यह एक मजबूत और कठोर धातु से बना युद्ध किला था। वान टेंग ने टिप्पणी की, यहाँ कई ब्रह्मांड स्तर के हथियार हैं। आपकी नजर अच्छी है। हर 50 मीटर पर एक कॉस्मोस स्तर का हथियार होगा, सेकंड लेफ्टिनेंट फेई हाई ने आश्चर्य के क्षण के बाद समझाया। क्या यहाँ की स्थिति इतनी गंभीर है? वान टेंग ने पूछा। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, फेई हाई मुस्कुराया। वान टेंग को समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है।